हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन अध्याय 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्जा जो है सभी जैविक, पारिस्थितिकी और सभी मानवीय क्रियाकलापों के सम्यक संचालन के लिए आवश्यक है। दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों और उद्योग में मशीनों के संचालन आदि में किया जाता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले प्राणियों को विविध कार्यों और क्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है। ऊर्जा का उत्पादन विभिन्न खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से भी किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को सम्मिलित रूप से जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में किसी देश के द्वारा उत्पादित एवं प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा ही उसके निवासियों के जीवन स्तर और आर्थिक विकास के आकलन का एक पैमाना है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऊर्जा आधुनिक आर्थिक विकास की कुंजी तथा पृथ्वी पर जीवन और क्रियाशीलता का आधार है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत जलाऊ लकड़ी, चारकोल यानी काष्ठ कोयला, गोबर के उपले, पशु ऊर्जा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, परमाणु शक्ति, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि सम्मिलित होते हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन अधिकांशतः ग्रामीण घरेलू क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं, जबकि वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। देश में विद्युत उत्पादन की जो वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता जो है वो कितना मेगावाट है, तो 3,95,075 मेगावाट। इसमें 59.7% तापीय इसमें आता है, तापीय में आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 11.8% जल विद्युत, 1.7% परमाणु, 26.7% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत शामिल है। तापीय ऊर्जा का बड़ा भाग यानी लगभग 51.7% कोयले से जो है उत्पादित होता है। इसके बाद है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन आधुनिक विश्व में ऊर्जा के प्रधान स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सम्मिलित है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आता है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस सम्मिलित होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोयला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोयला जो है मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है, लेयर्ड है, जिसे ऊष्मा या प्रकाश या दोनों की आपूर्ति के लिए ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कोयले को काला हीरा यानी ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक तौर पर कोयले में कार्बन होता है, जो न केवल इसे काला रंग प्रदान करता है बल्कि इसकी ऊष्मीय क्षमता को भी निर्धारित करता है। भारत में कोयला जो है बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और कोयला भंडारण में पांचवा सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और भंडारण के दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है पांचवा। इसे ईंधन खनिज के नाम से भी जाना जाता है। कोयला देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का अधिकांश भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग उद्योग जैसे लोहा इस्पात में, वाष्प इंजन में, विद्युत उत्पादन करने और घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। कोयले में विद्यमान वाष्पशील गैसों को कोयला शोधनशालाओं में जलाकर इस्पात उद्योग के लिए कोक प्राप्त किया जाता है। भारत में कोयला उत्खनन का जो कार्य है 1744 ईस्वी में रानीगंज में प्रारंभ हुआ था। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और 1830 ईस्वी तक इस क्षेत्र में अनेक खदानों से कोयला खनन होने लगा था। ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना से इसमें वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक असम, सिंगरैनी, वर्धा घाटी और मध्य भारत में भी कोयला उत्खनन प्रारंभ हो गया। अगर आपके पास पीडीएफ है तो प्लीज आप लोग पीडीएफ को ओपन कीजिए और मैप को देखिए। भारत परंपरागत ऊर्जा स्रोत,
परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है, जैसे कोयला खाने कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए सिंगरौली, झरिया, बोकारो, कोरबा, इधर देखिए जर्जी, इस तरह जो है ये सभी जो है कोयला के क्षेत्र हैं। जो ब्लैक स्टार से इंडिकेट किया गया ये सभी कोयला के क्षेत्र हैं। इसके बाद तेल क्षेत्र कौन कौन सा है, तो देखिए तेल क्षेत्र है अंता है, विजयपुर है, जगदीशपुर है, शाहजहांपुर है, ठीक है, बबराला है, साहिबाबाद है, सोनीपत है, दिल्ली है, गुड़गांव है, ये सभी तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, इधर है कलोल और झाबुआ, अंकलेश्वर, हजीरा, बड़ोदरा, तो ये सभी तेल के एरिया है। मुख्य प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन के जो एरिया है वो कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये है आपका इधर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और एक नीचे भी है ये वाला एरिया, ये सभी जो है ये मुख्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के एरिया हैं। देखिए कोयला क्षेत्र कहां कहां पर है, जो डॉट डॉट ये सभी जो है कोयला क्षेत्र, सॉरी ये वाला नहीं, ये ठीक है, ये और ये सभी कोयला क्षेत्र एरिया है। और जो आपका HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है वो कौन सा है, तो वो ये वाला एरिया है, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो 1956 में कोयला उत्खनन की प्रक्रिया को, ठीक है, कोयला उत्खनन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई, किंतु कोयला उत्पादन में वास्तविक वृद्धि 1972 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण, सन 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना से हुई। कोल इंडिया लिमिटेड 7 सहायक कंपनियों के साथ देश का 83% कोयला उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त IISCO, DVC और टिस्को भी कोयला उत्पादन के कार्य में सक्रिय है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक, ठीक है, जो पादप पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको ये जो है लाखों वर्षों तक संपीड़न से होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, दबने के बाद लाखों वर्षों के बाद ये कोयले में परिवर्तित होते हैं पेड़ पौधे। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और औषाधिकरण की अवधि के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। तो कोयला के जो प्रकार हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए कोयला का जो प्रकार है, पहला है पीट कोयला। पीट कोयला का उपनाम है निम्न कोयला। स्वरूप और कार्बन की मात्रा क्या है इसमें, तो पीट कोयला नमी, इसमें जो है नमी की मात्रा अधिक होती है और 40% से कम इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है लिग्नाइट कोयला। ये लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहते हैं और जलने पर धुआं ये अधिक देता है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है 40 से 60% होता है। जो एरिया है तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु है यहाँ पे मिलता है अर्काट में, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है अर्काट, नेवेली, असम का लखीमपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और कश्मीर का करेवा क्षेत्र। इसके बाद है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला को काला कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये मिलता है। इसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला याद रखिएगा, ये उच्च कोटि का कोयला होता है, कठोर कोयला होता है। जलते समय ये धुआं बहुत कम देता है, मतलब धुआं रहित होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होता है और इसका जो एरिया है जम्मू कश्मीर, रियासी जिला। ठीक है, याद रखिएगा। कोयले के प्रकार, कोयले के जो प्रकार हैं उष्मीय मान और शुद्धता के आधार पर अगर देखें तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। पीट कोयला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी जो चारों कोयला के प्रकार हैं इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पीट कोयला जो है, इस कोयले में नमी की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है, अधिक होती है। यह जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न करता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है वो 40% से भी कम होता है, इसीलिए यह निम्न कोटि का कोयला कहलाता है। ठीक है, यह कोयला जो होता है पीट कोयला, यह कोयले के निर्माण के पहले चरण को दर्शाता है पीट कोयला, और दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है इसे भूरा कोयला भी कहते हैं और लिग्नाइट पीट की अपेक्षा उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। बढ़ते दाब और ताप के कारण समय के साथ साथ पीट कोयला लिग्नाइट कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। यह मुख्यतः ताप, विद्युत संयंत्र और घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह उर्वरक उत्पादन में भी प्रयुक्त होता है। लिग्नाइट में याद रखिएगा 40 से 60% तक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है।
यह मुख्यतः नवेली तमिलनाडु, पालन यानी राजस्थान, लखीमपुर यानी असम और जयंतिया पहाड़ यानी मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तथा पुदुचेरी में पाया जाता है। इसके बाद है बिटुमिनस। देखिए बिटुमिनस जो है, जब कोयला जमीन में अधिक गहराई पर निक्षेपित होता है तो उसकी नमी समाप्त हो जाती है और यह सघन, ठोस और काले रंग का होता है। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। इस कोयले का नाम बिटुमिन तरल के नाम पर रखा गया है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह कोयला सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें सल्फर की मात्रा कम यानी गंधक की मात्रा कम और कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होता है। ठीक है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इस कोयले का उपयोग, ठीक है, इस कोयले का उपयोग कोक यानी कोकिंग कोल, गैस कोयला यानी गैस कोल तथा वाष्प कोयला यानी स्टीम कोल बनाने के लिए किया जाता है। कोकिंग कोल क्या है? तो ये कोकिंग कोल कोयले को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, कोकिंग कोल जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण वाष्पशील गैसें जल जाती है और इसका उपयोग मुख्यतः लौह एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। इस डायग्राम को देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, और इसमें जो योगदान है यानी भारत का कोयला उत्पादक जो राज्य है 2020-21 के डेटा के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है 22.12% है, झारखंड का 16.65% है, मध्य प्रदेश का 18.50% है, उड़ीसा का 21.52% है और अन्य अगर बात करें तो 21.21% है। तो आप जो है डेटा को याद रखिएगा। अधिकांश बिटुमिनस कोयला जो है, ठीक है, अधिकांश बिटुमिनस कोयला जो है ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का और गैर कोककारी श्रेणी का है। इसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यह मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों, गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप की शैल क्रमों में पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट जो है उच्च कोटि का कोयला है। यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है जिसमें 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थों का मात्रा बहुत कम होती है और नमी की मात्रा नगण्य होती है। सर्वोत्तम होने के कारण यह सबसे जो है महंगे कोयले की किस्म है। कोयला क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रमों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना जिसकी आयु 250 मिलियन वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है इसके बारे में देख लेते हैं। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है, याद रखिएगा, और इसमें राख की जो मात्रा होती है वो कम और ताप उत्पादन शक्ति सबसे ज्यादा होती है। इसमें गंधक यानी सल्फर की मात्रा न्यून होती है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देश के कुल कोयले का 98% से अधिक संचित भंडार है, जिससे लगभग 98% कोयला का उत्पादन होता है। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल यानी 570 मिलियन से 300 मिलियन वर्ष पूर्व का है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला मुख्यतः बिटुमिनस तथा एंथ्रासाइट प्रकार का होता है, जिसमें कार्बन का अंश 60 से 90% होता है। इसे कोकिंग और गैर कोकिंग वर्गों में बांटते हैं। कोकिंग कोल का उपयोग धातु कर्मीय उद्योग में होता है। गैर कोकिंग कोयला को जो है गैस या स्टीम कोयला भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गोंडवाना क्रम के अंतर्गत झरिया यानी दामोदर घाटी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके पश्चात रानीगंज का स्थान आता है। तो झरिया के बाद रानीगंज। यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र झरिया झारखंड में, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कांपटी और बांदेर, तेलंगाना में सिंगरैनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर है।
टर्शियरी कोयला जो है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, टर्शियरी कोयला को डिस्कस करने से पहले पहले हम लोग एक बार मैप को देख लेते हैं। गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है इसका मैप किस तरह से है, ठीक है, तो देख लीजिए। कोयला क्षेत्र बताइए, यहां पे कोयला क्षेत्र कहां कहां पे इंडिकेट किए गए हैं, तो देखिए ये सभी कोयला के क्षेत्र हैं इस तरह का, ठीक है, ये सभी जो है कोयला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद लौह अयस्क खाने कहां कहां हैं, तो देखिए ये वाला जो षष्ठकोणीय टाइप का है, ये वाला, ये सभी, ये आपका क्या है, ये लौह अयस्क खाने हैं। और मैग्नीज यहाँ पे जो मैप में मैग्नीज है वो कहां कहां पर है, तो जो स्टार वाला जो सिंबल है ये मैग्नीज को इंडिकेट करता है। देखिए ये वाला, ठीक है, ये सभी जो है मैग्नीज के एरिया है, आप देख सकते हैं। और जो लौह एवं स्टील संयंत्र हैं वो कहां कहां पर है, तो देखिए यहां पे है विशाखापत्तनम, देख सकते हैं, यहां पे पाराद्वीप, आगे देख लेते हैं, और कहां पर है, यहां पे है हल्दिया है, ठीक है। इसके बाद है दुर्गापुर, यहां पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया में, और ये वाला राउरकेला, जमशेदपुर, ये सभी जो एरिया है ये लौह और स्टील संयंत्र वाले एरिया हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है टर्शियरी कोयला के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्शियरी कोयला जो है यह कोयला तृतीयक युग के अधिनूतन यानी ओलिगोसिन काल के शैलों में पाया जाता है, ठीक है। किस काल में, तो ओलिगोसिन काल के शैलों में। यह कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इस कोयले को भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल भी कहा जाता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यह कोयला भारत के कुल कोयला उत्पादन का मात्र 2% है। यह एक निम्न कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा गुजरात और राजस्थान के कोयले से 30% और असम से 50% तक होती है। इसमें गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण यह उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। देश के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 80% का योगदान छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। देखिए इसके बाद है शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य। 2020-21 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो याद रखिएगा, शीर्ष कोयला उत्पादक जो राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। उत्पादन परसेंटेज में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्पादन में परसेंटेज है 22.12%, उड़ीसा का 21.52% और मध्य प्रदेश का 18.50% और झारखंड का 16.65%। तो भारत का कुल उत्पादन आप देख सकते हैं 716.084 मिलियन टन। कोयला का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, किस राज्य में कौन सा एरिया है, तो देखिए झारखंड में झरिया है, बोकारो है, करनपुरा है और गिरिडीह है, यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, उड़ीसा में जो है आपका तलचर, संबलपुर और ईव नदी घाटी। मध्य प्रदेश में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वह है उमरिया और सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कोरबा है, सुहागपुर है, सोनहट है, सेंदूरगढ़ है, मांद रायगढ़ है और विश्रामपुर है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी और सिंगरैनी है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और कामठी बांदेर है। कोयला उद्योग की समस्याएं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कोयला उद्योग की जो समस्याएं हैं पॉइंट में याद रखिएगा, कोयले के भंडारण का असमान वितरण है। निम्न स्तर की यहाँ के कोयलों में गुणवत्ता है, यहाँ की जो कोयले हैं इनकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है। परिवहन की अपर्याप्त व्यवस्था है, खनन की पुरानी तकनीक है और विद्युत शक्ति की कमी है। तो कोयला उद्योग की जो समस्याएं हैं ये सभी हैं, याद रखिएगा। कोयला का संरक्षण, देखिए कोयला ऊर्जा का एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसीलिए कोयला का उपयोग विवेकपूर्वक किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कोयला जो है ऊर्जा का क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कोयला का उपयोग विवेकपूर्वक यानी अच्छे से किया जाना चाहिए और इसे भविष्य के लिए संरक्षित करने का हर संभव जो है प्रयास करना चाहिए। कोयला संरक्षण के उपाय क्या क्या है, तो कोयला संरक्षण के जो उपयोग हैं, पहला कोकिंग कोयले को
कोकिंग कोयले को केवल धातु कर्मीय उद्देश्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है, निम्न श्रेणी के कोयले को धोकर उसकी अशुद्धियां दूर करनी चाहिए। तीसरा जो है, चयनात्मक उत्खनन को बंद कर देना चाहिए। और चौथा जो उपाय है, कोयले के नए क्षेत्रों की खोज और उनके भंडारों का आकलन करना चाहिए। पांचवा जो उपाय है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना चाहिए तथा यथासंभव उन्हें कोयले के विकल्प के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया नीति क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरित हाइड्रोजन और अमोनिया नीति, फरवरी 2022 में विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन नीति की घोषणा की। इस नीति में 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत इस नीति के अंतर्गत अगर बात करें तो जून 2025 से पहले पूर्ण परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय बिजली पारेषण के लिए 25 वर्ष की शुल्क छूट, ठीक है, 25 वर्ष की शुल्क जो छूट है। इसके बाद स्थानीय उद्योग को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने में मदद करने के लिए मेगा विनिर्माण क्षेत्र इत्यादि इसमें शामिल है। इसके बाद है पेट्रोलियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह वनस्पतियों और जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबने और उच्च दाब एवं ताप पर अपघटित होने के कारण होता है। प्राकृतिक रूप से यह काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे कच्चा यानी क्रूड ऑयल कहते हैं। यह सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसे परिष्करणशाला में रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के शोधन से जो है विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, विमान का ईंधन, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशा, थर्मोप्लास्टिक, राल, बेंजीन मिथोसाइल, ठीक है, बेंजीन मिथासोल पॉलिस्टर, एक्रिलेट, डिटर्जेंट, एरोमेटिक तत्व, गैसोलीन, ब्लैक कार्बन, डाई यानी रंग, खाद्य एवं अखाद्य रंग, रंग द्रव्य यानी पिगमेंट, विस्फोटक, छपाई की जो छपाई होती है, छपाई की स्याही, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म, ग्रेस, कॉस्मेटिक, पेंट, इसके बाद ल्यूब्रिकेंट और ऑयल तथा पैराफिन मोम, ये सभी जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन जो है पेट्रोलियम या खनिज तेल है। भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में असम के मार्गेरियो में खोजा गया था और 1867 ईस्वी में माकुम क्षेत्र में और 1889 ईस्वी में दिग्बोई क्षेत्र में तेल की खुदाई हुई। 1953 ईस्वी तक असम का दिग्बोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। यह भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, वर्ष 1955 में तेल और प्राकृतिक गैस 1955 ध्यान रखिएगा, 1955 में तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना हुई, जो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही सोवियत रूस, कनाडा, फ्रांस, इसके बाद है अमेरिका तथा जर्मनी की तकनीकी सहायता से देश में तेल खोज का कार्य तीव्र हुआ। 1959 ईस्वी में ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL की स्थापना ब्रिटेन और भारत के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। इसने असम और अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज और उत्पादन जो है प्रारंभ किया। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC ने 1961 ईस्वी में खंभात क्षेत्र यानी गुजरात तथा 1976 ईस्वी में बॉम्बे हाई क्षेत्र में तेल की खोज की थी। 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। वर्तमान समय में राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां तथा विदेशी कंपनियां भी भारत में तेल की खोज एवं उत्पादन में सक्रिय हैं।
भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो तेल क्षेत्र है, ऊपरी असम बेसिन, इसका विस्तार 60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है पश्चिमी बंगाल बेसिन, इसका विस्तार 60,000 किलोमीटर है। तीसरा है पश्चिमी हिमालय बेसिन, इसका विस्तार 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। चौथा है राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, इसका विस्तार 95,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तरी गुजरात बेसिन, इसका विस्तार 1,40,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद गंगा घाटी बेसिन जो है, इसका विस्तार 3,85,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है तटीय तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन, इसका विस्तार 75,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद है अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन, इसका विस्तार 2,000 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद है खंबात, बॉम्बे हाई और अप तटीय क्षेत्र, इसका भी विस्तार 2,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी है, गुजरात तट है, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी। यह देश की सबसे पहले खोजी गई तेल की पेटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पहली खोजी गई तेल की पेटी है, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके अंतर्गत प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ तथा शिवसागर, डिब्रूगढ़ तथा शिवसागर, याद रखिएगा, शिवसागर जिलों में स्थित है। दिग्बोई तेल क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले में लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। डिब्रूगढ़ में प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र दिग्बोई है, बपापुग है, हंसापुंग है तथा पेंटोला है। यहां प्राप्त अधिकांश अशुद्ध तेल दिग्बोई शोधनशाला में परिष्कृत किया जाता है। इसके बाद है गुजरात तट। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहां तेल उत्पादन की दो पेटियां हैं। पहला है खंभात के खाड़ी के पूर्वी तट के समीप अंकलेश्वर तथा खंभात प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है खेड़ा से मेहसाना तक कलोल, साड़ंद, नौगाम, बेचराजी और मेहसाना प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। लुनेज गुजरात राज्य में खंभात के खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहां पर तेल के लगभग 62 कुएं खोदे गए हैं। गुजरात राज्य में स्थित अन्य उत्पादक क्षेत्र बकरोल में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात के भड़ौच यानी भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहां तेल की खोज जुलाई 1958 ईस्वी में की गई थी, जबकि उत्पादन वर्ष 1961 में प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में अब तक लगभग 170 तेल कुएं जो है खोदे जा चुके हैं। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में खोजे गए 23 तेल उत्पादक कुएं में जो है प्रमुख तेल उत्पादक कुएं हैं। इसके बाद पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। देखिए पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो है, इस तेल क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई, बसीन एवं आलिया बेट तेल क्षेत्र सम्मिलित हैं। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र देश का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है, जहां से जो है देश के कुल तेल उत्पादन का 45% से अधिक तेल प्राप्त होता है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ के तेल में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा अधिक मिलती है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1973 में हुई और उत्पादन वर्ष 1976 में प्रारंभ हुआ। बसीन तेल क्षेत्र, याद रखिएगा, यह बॉम्बे हाई के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित है, जहां 1900 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त होता है। अलिया बेट तेल क्षेत्र, यह जो है भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंभात के खाड़ी में आलिया बेट द्वीप के समीप जो है स्थित है। इसके बाद है पूर्वी तट के तेल क्षेत्र। पूर्वी तट के जो तेल क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाने वाले खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित रावा क्षेत्र, अमलापुर यानी आंध्र प्रदेश, कावेरी बेसिन में नारीमानम और कोइरल, देखिए कोइरकल्लापल्ली प्रमुख तेल क्षेत्र है, कोइरकल्लापल्ली। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है
अगर बात करें तो अपतटीय तेल क्षेत्र से प्राप्त अशुद्ध तेल का शोधन चेन्नई निकट पनाईगुड़ी में किया जाता है। कहां पर? पनाईगुड़ी में। तेल और प्राकृतिक गैस पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिनों में अन्वेषण कूपों में जो है पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जामनगर यानी गुजरात में 1999 में स्थापित की गई। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला जो है जामनगर गुजरात में 1999 ईस्वी में यह स्थापित की गई थी। विश्व की विशालतम शोधनशाला क्षमता जो है 27 मिलियन टन प्रतिदिन है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक कारखाने हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। भारत तेल शोधन संयंत्र दिग्बोई कहां पर है? असम में। जो इसका उत्पादन वर्ष है आप याद रखिएगा, सिर्फ मैं लोकेशन को आपको जो है रिवीजन कराऊंगा। तो दिग्बोई जो है असम में है। ट्राम्बे मुंबई में यानी महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे मुंबई यानी महाराष्ट्र, इसकी दो मतलब की शाखाएं हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, नुनामाती गुवाहाटी यानी असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात, कोची केरल, मनाली संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, बोगाईगांव ये असम में है और चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके बाद नागपट्टनम तमिलनाडु में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। मंगलौर संयंत्र जो है कर्नाटक में है। पानीपत करनाल जो है ये हरियाणा में है। नुमालीगढ़ असम में है। जामनगर गुजरात में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, वादीनार गुजरात में है। भटिंडा पंजाब में, बीना मध्य प्रदेश और पारादीप उड़ीसा में है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं तो याद रखिएगा। देखिए आरपीएल जामनगर और इसार वादीनार निजी क्षेत्र के जो है और एचपीसीएल भटिंडा और बीपीसीएल बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। तो नोट में याद रखिएगा, आरपीएल और इसार निजी क्षेत्र और एचपीसीएल भटिंडा और बीपीसीएल जो है बीना ये संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम है। भारत में सर्वप्रथम अगर बात करें तो गहन ऊर्जा संकट 1973 ईस्वी में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों ने यानी ओपेक ने तेल के कीमतों में अकस्मात 4 गुना से भी अधिक वृद्धि कर दी थी। कोलवेड मीथेन क्या है? कोलवेड मीथेन यह एक अपरंपरागत गैस का भंडार है जो कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है। भारत के 12 राज्यों में इसके भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में इसका उत्पादन झारखंड के रानीगंज, झरिया तथा बोकारो कोयला क्षेत्र में होता है। ठीक है। इसके बाद है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः जो है खनिज तेल के साथ ही संबंध जो है मिलती है। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः खनिज तेल के साथ ही संबंध मिलती है। यह तेल भंडार के ऊपर स्थित होती है तथा तेल के कुओं की खुदाई के समय बाहर निकलती है और इसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों, उद्योग, घरेलू ईंधन यानी खाना पकाने की गैस तथा उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस देखिए एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का जो है ईंधन है। देश में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र की खोज जो है तथा उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ओआईएल के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार बॉम्बे हाई तथा बसिन तेल क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में जगतिया तथा घोगा क्षेत्र और असम में नहरकटिया और मोरान क्षेत्र प्रमुख है। याद रखिएगा। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कुल प्राकृतिक गैस का जो भंडार है लगभग 1289.81 बिलियन घन मीटर है। ठीक है। और इस भंडार का लगभग 75% हिस्सा बॉम्बे हाई तथा बसिन तेल क्षेत्रों में, 12% गुजरात में, 7% आंध्र प्रदेश में और 6% असम में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। जो कंपनियां हैं इनको याद रखिएगा, इनका जो स्थापना है, इनका जो कार्य है वो क्या क्या है। तो
गेल जो है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसके विशिष्ट भंडार जो है तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए जाते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन HBJ, हजीरा H से, B से विजयपुर और J से जगदीशपुर, HBJ गैस पाइपलाइन गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है, गेल के द्वारा निर्मित की गई है। याद रखिएगा, इस पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। 1800 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन बॉम्बे हाई और बसीन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र जो है मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र की जो खोज है 1964 से 67 के मध्य भारत एवं रूस की संयुक्त टीम के द्वारा की गई थी। भारत और रूस, याद रखिएगा। यहां सबसे पहला कुआं जो है 1974 ईस्वी में खोजा गया। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। बॉम्बे हाई के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का शेष उत्पादन अंकलेश्वर तथा खंभात के खाड़ी यानी गुजरात, गोदावरी और कृष्णा बेसिन, तंजावुर और सिंगलपेट जिलों में होता है। असम भी इसका एक बड़ा उत्पादक राज्य है। प्राकृतिक गैस जैसलमेर, बाड़मेर, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। अंडमान निकोबार और फिरोजपुर जो कि पंजाब में है, यहां भी पाई जाती है। देखिए, ऊर्जा और उर्वरक उद्योग। ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपयोग करता है। गाड़ियों में तरल ईंधन का, यानी जो गाड़ी है, जो वाहन होते हैं, इनमें तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। CNG का अब जो है प्रचलन बढ़ रहा है। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग रासायनिक खादों के उत्पादन में किया जाता है, लगभग 40%, और लगभग 30% बिजली उत्पादन में और लगभग 10% द्रवित पेट्रोलियम गैस के उत्पादन में किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात करें तो गंगा, देखिए ऊर्जा गंगा जो परियोजना है आपको ध्यान में रखना है। देखिए 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की गई। कब? 24 अक्टूबर 2016 को वाराणसी में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG उपलब्ध कराना है। इस परियोजना की कुल लंबाई 3.384 किलोमीटर होगी, जिसमें से 766 किलोमीटर जो है आपका 766 किलोमीटर उड़ीसा में तथा शेष जो है 2618 किलोमीटर, देखिए 3.384 है। बाय मिस्टेक ये ऐसा होना चाहिए था, कॉमा दे दिया गया है, जो कि 3,384 किलोमीटर होगी पूरी परियोजना की लंबाई, जिसमें 766 किलोमीटर उड़ीसा में और 2,618 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में विस्तृत है। अभी तक यह पाइपलाइन बरौनी यानी बिहार तक जो है बिछाई गई है। तो आप देख सकते हैं ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन की मैप क्या है। ठीक है, ये इसकी मैप है, विकसित पूर्वांचल समृद्ध भारत ऊर्जा गंगा, ये इसका मैप है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसका जाल बिछा हुआ है। लंबाई 3,384 है। जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी है, इसको कौन क्रियान्वित कर रहा है, तो गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। लंबाई याद रखिएगा और एजेंसी का नाम याद रखिएगा, एजेंसी का नाम है गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात किया जाए वन नेशन और वन गैस ग्रिड का, यह भारतीय विद्युत प्रणाली को योजना एवं परिचालन उद्देश्य के लिए 5 क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया है। वन नेशन वन गैस ग्रिड परियोजना इन क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकरण को संदर्भित करता है तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और निजी क्षेत्र जैसे विभिन्न हितधारकों को प्राकृतिक गैस के द्वारा उत्पादित ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने की संकल्पना प्रस्तुत करता है। भारत सरकार देश के ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की भागीदारी को बढ़ाकर
6% से 15% तक करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर 2020 में सरकार ने जो है प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक गैस ग्रिड को विस्तारित करके 17,500 किलोमीटर से बढ़ाकर 34,500 किलोमीटर करने की घोषणा की थी। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कोचीन मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को दे दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।